हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज जो हम वीडियो लेकर आए, कौन सी लेकर आए और किस टॉपिक पर लेकर आए। तो देखिए, ये जो वीडियो है आपकी हमारे दोस्तों, आज हम जो लेकर आए बीएड सेकेंड ईयर की वीडियो लेकर के आए। बीएड सेकेंड ईयर, जिसमें हम लेकर के आए कोड आपका E301, यानी जो आपका सब्जेक्ट है E301, जिसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समावेशी विद्यालय का सर्जन, और अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में लेकर आए। और दोस्तों, पहला जो टॉपिक है आपके सामने दिख रहा होगा, ये यहाँ पे यूनिट फर्स्ट है। और यूनिट फर्स्ट में जो ये टॉपिक पहला है, समावेशी शिक्षा का परिचय। तो समावेशी शिक्षा के परिचय के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका इन्फॉर्मेशन यानी इंक्लूसिव की इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ कि जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ शारीरिक रूप से विकलांग, कुछ एकदम अलग पहचान वाले होते हैं, जिनमें कुछ मानसिक विकलांग बच्चे भी होते हैं, जिनकी पहचान कर पाना कठिन कार्य होता है। यानी दोस्तों, बात यह है कि जो बच्चे आपके शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, आपने देखा होगा कि विद्यालय में वो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, और दोस्तों उन्हें आसानी से विद्यालय में पहचाना जा सकता है। लेकिन कुछ दोस्तों उनके साथ साथ शारीरिक विकलांग के साथ साथ कुछ मानसिक मंदता वाले बच्चे भी होते हैं, जिनकी पहचान करना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। क्योंकि दोस्तों, इसमें आगे बताया गया है क्या कि क्योंकि शारीरिक रूप से अपंग बच्चे बाह्य रूप से देखे जा सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से अपंग बच्चे को बाहरी रूप से नहीं देखा जा सकता। जैसे आप जानते हो कि कोई भी शारीरिक रूप से अपंग किसी का हाथ या पैर या कोई आँख या अदरवाइज कोई बाहरी अंग अगर डिफेक्टेड होता तो उसे हम आसानी से बाह्य रूप से देखकर बता देते हैं। लेकिन दोस्तों, बात जो आती है, मानसिक रूप से जो अपंग बच्चे होते हैं, उन्हें हम आसानी से पहचान नहीं सकते। उनके लिए क्या करना होता है हमें, इसमें आगे बताया गया कि उनके लिए जो मानसिक रूप से अपंग बच्चे को बाहरी रूप से नहीं देखा जा सकता, जिनकी पहचान किसी आकलन द्वारा करते हैं, यानी उनका आकलन द्वारा पहचान की जा सकती है। कुछ बच्चे बहुत धीमी गति से सीखते हैं, यानी ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो किसी चैप्टर को, किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को सीखने में बहुत ही ज़्यादा समय लगाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ क्या होता है कि कुछ बच्चे अधिगम करने में कठिनाई करते हैं, यानी कुछ बच्चे उनको सीखने में ही कठिनाई का अनुभव करते हैं, यानी उन्हें सीखने में कठिनाई होती है। इनमें से क्या होता है, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और जिन्हें प्रतिभावान बालक कहा जाता है, और कुछ बच्चे अन्य प्रकार के विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, जिन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है। और जो दोस्तों मंद गति से सीखे जाते हैं, तो उन्हें मानसिक मंदता वाले बच्चे कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारा तात्पर्य ये नहीं था कि हम मानसिक और आपका मानसिक मंद वाले बच्चे और प्रतिभावान बच्चे को अलग छांटे, लेकिन यहाँ समावेशी जो शिक्षा का कार्य है, वो इन सभी को क्या करना है, ये आगे बताया गया। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन ऐसे विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता वाले छात्रों को एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। यानी क्या था कि दोस्तों, प्राचीन काल में, जो प्राचीन समय में था, कि इसके लिए क्या था कि जो विशेष डिफ़िकल्टी वाले बच्चे थे, उन्हें शिक्षा यानी विद्यालय उनके लिए इन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए अदर स्कूल में भेजा जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, जिसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा आती है। समावेशी शिक्षा का अंतर हो जाता दोस्तों, मतलब हो जाता कि सभी छात्रों को एक ही छत के नीचे एक सी शिक्षा दी जाए, चाहे वो शारीरिक रूप से अपंग बच्चा हो और चाहे वो मानसिक रूप से अपंग बच्चा हो। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया, शिक्षा देना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, जिनके प्रयोग से किसी भी छात्र को अन्य स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिभावान तथा अपंग बच्चों को एक साथ मिलाकर शिक्षा देना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये रही आपकी समावेशी शिक्षा की बातें कि समावेशी शिक्षा के अंतर कौन कौन आते हैं। तो दोस्तों, सभी बच्चे, चाहे वो अपंग हैं,
चाहे वो प्रतिभावान है, चाहे विशिष्ट है, तो सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता प्रत्यय प्राचीन कालीन न होकर बिल्कुल नया है, यानी यह प्राचीन काल से नहीं चला रहा, बल्कि क्या था, बच्चे की आवश्यकता अनुसार इस प्रथा को अपनाया गया। यानी अनेक शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों को यह मानना था कि बच्चे को विशेष विद्यालय की अपेक्षा सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा देनी चाहिए। यदि छात्र को सामान्य विद्यालय में प्रवेश किया जाता है तो उसको न केवल सामान्य अध्यापक की सुविधा उपलब्ध होती है और बल्कि उसके लिए एक प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक की सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। यानी दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे विशेष विद्यालय यानी अलग अलग विद्यालयों का चयन ना करके एक ही विद्यालय में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों को शिक्षा देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये तो हुई समावेशी शिक्षा की बात। अब करते हैं इसके बारे में कि ये जो बात थी कहाँ से उत्पन्न हुई और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, अमेरिका में सन 1975 ईस्वी में अमेरिका कांग्रेस ने असक्षम बच्चों को शिक्षा का एक कानून पास किया। कहाँ पर किया दोस्तों? अमेरिका में। अमेरिका में किया गया था ये कानून, क्योंकि 1975 में अमेरिका में यह महसूस हुआ कि जो हमारे सक्षम बालक होते हैं उनके लिए विशेष विद्यालयों की सुविधा करनी होती थी, जिसमें वो कुछ हीन भावना का अनुभव करने लगते थे। लेकिन यहाँ पे 1975 में ये कानून पारित हुआ कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना चाहिए, जिसके आधार पर क्या हुआ दोस्तों, जिसके आधार पर भारत में भी समावेशी शिक्षा का अमेरिका के मुख्य धारा आंदोलन का ही परिणाम है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को मुख्य धारा में लाना, मानसिक रूप से अपंग बच्चों को सामान्य कक्षा में पढ़ाना तथा उनकी अच्छी देखभाल दूर से सहायता देने से अच्छे परिणाम सामने आए। इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि दोस्तों कि अपंग बच्चे को विशेष शिक्षा ही नहीं अपितु समावेशी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे ये था कि सभी जो छात्र हैं, सभी जो बच्चे हैं, चाहे किसी भी प्रकार से किसी भी रूप से अपंग हैं या किसी भी डिफ़िकल्टीज के शिकार हैं, तो उन्हें सबको एक साथ शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पे आता आगे, समावेशी शिक्षा सभी प्रकार के एवं बच्चों को सामान्य देना संभव मुख्य, ये दोस्तों आपका करा दिया उद्देश्य असामान्य बच्चे सामान्य यानी दोनों को एक ही वातावरण के अनुकूल हो और अपने आप एक दूसरे बच्चे से अलग महसूस न कर सकें, ताकि बच्चे एक दूसरे की हीन भावना का शिकार न कर सकें। तो दोस्तों ये थी यहाँ तक की बात है समावेशी शिक्षा की। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या था, विशिष्ट बच्चों को काउंसलिंग ने कम असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए निम्नलिखित पर चर्चा की। किस किस पर चर्चा की, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, नंबर 1 कि प्रत्येक बच्चे को उचित शिक्षा दी जाए। नंबर 2, बच्चों की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इसके बाद दोस्तों नंबर 3, ऐसे साधन उपलब्ध कराना जिससे कक्षा में जुड़े कर्मचारी दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नंबर 4 पाता स्थायी अध्यापक तथा विशेष अध्यापकों का इन छात्रों को विशेष लाभ मिलना चाहिए। अब क्या था दोस्तों कि इसका जो मेन उद्देश्य था कि मुख्य धारा को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। यह सब माता पिता, अध्यापक, प्रबंधकों के सहयोग एवं प्रयास से ही संभव हो सकता है, ताकि असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उन्हें समावेशी शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था कि इसमें वातावरण यानी आपके जो गार्जियंस होते हैं उनका भी सहयोग होना चाहिए, स्कूल के प्रबंधक जो होते हैं उनका भी सहयोग होना चाहिए। तो दोस्तों आगे चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा का अर्थ और उसके कार्यक्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी हमारी वीडियो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों।